नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9 जुलाई 2019 का शिफ्ट 3 का इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल का पेपर है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों हमको इस पर्टिकुलर जो वर्ड है इसका सिनोनिम इसमें देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, एनोमेलस। ठीक है, एनोमेलस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है अनइवन। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? अनइवन होता है, या फिर आप बोल सकते हो इनअप्रोप्रिएट। क्या होता है? इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल अनइवन या फिर इन अप्रोप्रिएट, या हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नियम विरुद्ध। नियम विरुद्ध। ठीक है, नियम विरुद्ध, बिल्कुल ये इसका हिंदी का मीनिंग होता है ना। इसको आप लोग जो है एब नॉर्मल, क्या बोल सकते हो? एब नॉर्मल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर ये हमारा क्या हो सकता है? पेक्यूलियर। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये क्या हो सकता है? पेक्यूलियर हो सकता है। मतलब इसका जो सिनोनिम है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, पेक्यूलियर हमारा सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है ना एक तरह से एक नेगेटिव है ना, नेगेटिव सेंस का वर्ड है कि जो एक तरह से एबनॉर्मल हो, जो सामान्य ना हो, है ना, उस नियम के विरुद्ध हो। ठीक है, या अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, या पेक्यूलियर हो, एकदम पेचीदा हो, जिसको बोलते हैं ना पेचीदा। पेक्यूलियर का हिंदी होता है पेचीदा। ठीक है, पेचीदा होना किसी चीज को, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होना, वो इसका सेंस आ रहा है। तो ये जो बाकी आपका कॉमन जो है वो इसका एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और इसमें जो है दोस्तों आपको यू हैव टू सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेलिंग। रॉन्ग स्पेल्ड मतलब एक इसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट रॉन्ग है, और 3 जो स्पेलिंग्स है वो उसकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 3 स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या लिखा है? कमेंसमेंट। दोस्तों कमेंसमेंट की स्पेलिंग जो है आपकी रॉन्ग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट स्पेलिंग COMM आता है। ठीक है ना, MENCEMENT। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी। कमेंसमेंट ये राइट स्पेलिंग है। कंटिन्यूएशन जो है, रीसेंटमेंट और ट्रायंगुलेशंस, ये तीनों की तीनों जो स्पेलिंग्स है ये बिल्कुल इसकी करेक्ट है। इसमें कोई इन स्पेलिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो जो आपका रॉन्ग स्पेलिंग का जो वर्ड है वो है कमेंसमेंट, मतलब फर्स्ट वाला जो है हमारा एरर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा दोस्तों किसका? क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, किसका क्वेश्चन है? क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके सामने जो है एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा एंडिंग तक एक पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज के अंदर जो है कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं 3 से लेके 3, 4, 5, 6, और ये 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपके 5 पैसेजेस दिए हुए, ब्लैंक्स दिए हुए। दोस्तों पैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। हमको एक सेंट्रल उसका आइडिया आना चाहिए कि भाई इस पैसेज में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद जो है हम लोग इस ब्लैंक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर अ लेसन ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस, अ pupil tells his teacher, I ain't got no pencils. She corrects him immediately, saying the correct way to say dash is, I don't have any pencils. We don't dash any pencils. We don't dash any pencils. He dash have any pencils. They don't have any pencils dash, you understand? Ask the teacher. No. The boy answers, astonished, happened to all the pencils. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है देखो, आफ्टर अ लेसन ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना, अ प्यूपिल टेल्स हिज टीचर, भाई जो टीचर जो है उन्होंने क्या किया, एक पाठ पढ़ाया,
ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस पे एक लेसन पढ़ाया। और उसके बाद प्यूपिल, प्यूपिल कौन है? प्यूपिल का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट, ठीक है ना। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट। तो ये आफ्टर द लेसन ऑन, मतलब एक जो टीचर जो है उन्होंने नेगेटिव सेंटेंसेस पर लेसन पूरा किया, उसके बाद जो है स्टूडेंट ने एक टेल्स हिज टीचर, वो अपनी टीचर से कहता है, क्या कहता है? देखो छात्र क्या कहता है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में है। क्या कहता है? आई एंट गॉट एंड नो पेंसिल्स, है ना। क्या कहता है? एंट। दोस्तों एंट का मतलब होता है एम नॉट, ठीक है ना। एम नॉट जो है ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, एंट। तो आई एंट गॉट नो पेंसिल, क्या बोलता है स्टूडेंट? आई एंट गॉट नो पेंसिल्स। तो ये ऐसा ये स्टूडेंट बोलता है। अब टीचर जो है वो क्या करती है? उसको करेक्ट करती है, उसको सही करती है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे उसने ये रॉन्ग बोला है। आई एंट गॉट नो पेंसिल्स नहीं होता है, आई एंट गॉट एनी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैडम ने उसको करेक्ट किया इमीडिएटली, तुरंत किया। और सेइंग, क्या कहा उनसे कि द करेक्ट वे टू से डैश इज, जो सही तरीका है कहने का, किसको? डैश को, मतलब इसको, जो भी उसने बोला है इज, वो क्या है? तो देखो सही तरीका क्या है? आई एंट नहीं होगा, आई डोंट हैव एनी पेंसिल्स, ये जो है एकदम सही तरीका होगा इसको कहने का, ठीक है। वी डोंट डैश एनी पेंसिल्स, ठीक है। आगे क्या कि वी जो है डोंट डैश एनी पेंसिल्स, ही डैश हैव एनी पेंसिल। तो टीचर ने और दो तीन जो है सेंटेंसेस बोला कि अगर आप क्या यूज करते हो? आई, तो आई के साथ क्या आता है? आई डोंट हैव एनी पेंसिल्स। और वी जो है वी डोंट डैश एनी पेंसिल्स, है ना। तो उसी तरीके का सेंटेंस है, इधर भी हैव है तो यहाँ पर भी हैव ही लग रहा है। तो वी डोंट हैव एनी पेंसिल्स। और यहाँ पे देखो ही लगा हुआ है, तो ही के साथ हैव के बदले हैज आ जाता है। तो ही हैज हैव, सॉरी ये डोंट जो है तो डोंट के बदले डजंट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही डजंट हैव एनी पेंसिल्स, ठीक। आगे देखते हैं, दे डोंट हैव, और दे के साथ क्या होगा? दे डोंट हैव एनी पेंसिल्स। ये सब टीचर ने जो है उसको समझाया कि आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ और दे के साथ, ये सब टीचर उसको समझा रही है, ठीक है। अब आगे, अब देखो फुल स्टॉप आ गया, एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डैश यू अंडरस्टैंड। भाई इस तरह से टीचर पूछ रही कि बेटा आपको अब समझ में आया, मतलब डू यू अंडरस्टैंड, अब समझ में आया, इस तरीके से पूछा जा रहा है। आस्क द टीचर, बच्चे ने क्या बोला? नो। द बॉय आंसर्स, बच्चा क्या बोलता है? नहीं, मुझे नहीं आया। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मतलब एकदम उतावला उतारू होकर उसने आंसर दिया। फिर देखो यहाँ पे फुल स्टॉप, नया सेंटेंस शुरू हुआ। डैश हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, ठीक है। क्या कहा? डैश हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, सभी पेंसिल्स को क्या हुआ? सभी पेंसिल्स का हुआ क्या, ठीक है। तो बच्चे ने जो है उसको बिल्कुल मजाक में लिया, है ना, कि टीचर ने क्या बोला? देखो आई डोंट हैव एनी पेंसिल, मतलब मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो बच्चे ने पूछा कि ये पेंसिल्स के साथ हुआ क्या, है ना। तो एक मजाक बनाते हुए उसने इस तरह का एक टीचर से ही क्या कर लिया? एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये जो पैसेज है दोस्तों, ये किसके बारे में है? प्यूपिल, बच्चे और टीचर के बीच का जो कन्वर्जेशन है डायरेक्ट, उस कन्वर्जेशन के बारे में है, जिसमें टीचर ने पहले तो उनको एक चैप्टर पढ़ाया नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, और उसके बाद जो है प्यूपिल से क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसने आंसर गलत दिया, गलत तरीके से उसने सेंटेंस बनाकर जवाब दिया। तो टीचर ने फिर उसको क्या किया? करेक्ट किया, पूरा उसको समझाने की कोशिश करी कि आई होगा तो कैसे यूज करेंगे, ही होगा तो क्या यूज करेंगे, आई के साथ डोंट हैव लगाएंगे, है ना, ही के साथ डजंट हैव हो जाता है, ठीक है, शी के साथ भी डजंट हैव हो जाता है, और वी के साथ डोंट हैव हो जाता है। इस तरीके से टीचर ने पूरा समझाया, है ना। तो यही अपने को भी देखना है। और लास्ट में टीचर ने पूछा कि भाई अब आप लोग समझे? तो उसने क्या बच्चे ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम लोग नहीं समझे। और उसने क्या बोला? डैश हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, सभी पेंसिल्स का क्या हुआ, है ना। तो व्हाट करके ऐसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हमने जो है इसको समझने की कोशिश की, एक सेंट्रल आइडिया हमको पता चला कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, किसके बारे में है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो ब्लैंक्स है उनको सॉल्व करना।
पहला देख लेते हैं यहाँ तक। देखो क्या लिखा है, आफ्टर अ लेसन, जब लेसन हुआ नेगेटिव सेंटेंस पे, प्यूपिल जो है वो अपने टीचर से कहता है कि आई एंट गॉट नो पेंसिल, आई एंट गॉट नो पेंसिल। तो टीचर ने उसको करेक्ट किया तुरंत, क्या कहा कि इसका जो करेक्ट वे, देखो ध्यान देना, द करेक्ट वे टू से डैश इज, किसकी बात हो रही है, करेक्ट वे टू से देम दोज, क्या किसकी बात हो रही है, इट की। इट क्यों, क्योंकि इट किसके लिए है, सेंटेंस के लिए है। किसके लिए है, सेंटेंस। टीचर किसको सुधारने की बात कर रही है, उस वाक्य को सुधारने की बात कर रही है, उस सेंटेंस को। तो क्या होगा, द करेक्ट वे टू से इट इज, है ना, इसको कहने का जो सही तरीका है वो ये है। और फिर टीचर उसको बोल के बताती है, क्या बताती है, देखो, आई डोंट हैव एनी पेंसिल, और उसके बाद वी डोंट हैव एनी पेंसिल्स। जाहिर सी बात है, आई के साथ डोंट और हैव ये तो आपको पता है, और वैसे ही वी के साथ भी डोंट, और उसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा, है ना, क्योंकि टीचर पूरा समझा रही है उनको। तो वी डोंट हैव एनी पेंसिल्स। आगे देखते हैं, ही, ध्यान देना दोस्तों, ही आ गया, ही डैश हैव एनी पेंसिल। तो दोस्तों ही क्या है हमारा, ही हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब क्या आने वाला है, डज। डज और नेगेटिव है तो डजंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव है तो डजंट आ जाएगा। तो ही के साथ जो है वहां पर क्या आएगा, डजंट। तो ये वाला हमारा सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव एनी पेंसिल्स। आगे चलते हैं, और दे की जब हम बात करें, दे डोंट हैव एनी पेंसिल्स, उसके बाद देखो आगे फिर ये एक नया डायरेक्ट फॉर्म का सेंटेंस है जो किसने पूछा है, टीचर ने पूछा है कि डैश यू अंडरस्टैंड, बच्चों से पूछा है कि भाई अब आप लोग समझे। तो यू के लिए क्या लगता है, जब आप प्रश्न पूछते हो तो बिल्कुल ये लगेगा, डू यू, क्या हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड। डज कब लगेगा दोस्तों, डज लगेगा ही के लिए, या फिर शी के लिए, या फिर इट के लिए, या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नेम के लिए। एक वचन जो होता है ना, सिंगुलर नेम जो होता है, उन सब के आगे जो है क्या लगता है, ये लगता है, ठीक है, क्लियर है। और डू किसके लिए लगता है, डू आपका लग जाएगा आई के लिए, ठीक है, या फिर लगेगा वी के लिए, ठीक है, या फिर लगेगा यू के लिए, या फिर लगेगा कोई भी प्लूरल नेम जो है उनके लिए लग जाएगा। प्लूरल नेम के लिए आपका क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, और इधर जो है सिंगुलर के लिए डज लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सही क्या हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आस्क द टीचर, और बच्चे ने जो फिर जवाब दिया कि नो, द बॉय आंसर्स एस्टोनिश, एकदम खुश होके, उतावला होके उसने आंसर दिया। और आगे देखो क्या, डैश हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, मजाक में उसने क्या किया कि मैम ये जितनी भी पेंसिल्स किसी के पास भी नहीं, तो फिर उनका हुआ क्या, पेंसिल्स का क्या हुआ मतलब व्हाट हैपन टू ऑल द पेंसिल्स, ठीक, इस तरीके से पूछा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इसका हमको जो ना एंटोनिम चाहिए। देखो ये तो बहुत इजी है, मेंटल मतलब दिमागी, जो बौद्धिक जिसको बोलते हैं, है ना। तो बौद्धिक का उल्टा क्या बोल सकते हैं, शारीरिक बोल सकते हैं। उसका एंटोनिम क्या होगा, शारीरिक, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग, है ना, ही इज मेंटली स्ट्रॉन्ग but physically ill, ठीक है, बट फिजिकली इल। क्या बोला जा रहा है कि मेंटली तो वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकली वो क्या है, इल है, ठीक है, बीमार है। तो मेंटली का अपोजिट क्या हो जाएगा, मेंटली का अपोजिट हो जाएगा फिजिकली हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटल का क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ये आपका इजी है। मेंटल, ब्रेनी, स्ट्रेंथ और एबिलिटी, ये सब के सब, ब्रेनी जो है ये आपका इसका सिनोनिम हो गया। क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक। एबिलिटी मतलब काबिलियत, स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत, पावर, ठीक है, उस सेंस में। बट फिजिकल उसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक।
नाइन्थ जो क्वेश्चन है एरर का हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, 1 वर्ड का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड राइटिंग, अच्छा, स्किल्ड इन राइटिंग ब्यूटीफुली, जो बहुत अच्छी राइटिंग निकालता है, बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कहा जाता है कैलीग्राफर। बिल्कुल आप लोगों को पता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग कैलीग्राफर कहते हैं। पेंटर, आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट वो सब अलग होते हैं। पेंटर क्या करता है, पेंट करता है ना। आर्टिस्ट जो है वो कलाकृतियां बनाता है अलग अलग आर्ट की, जैसे सैंड आर्टिस्ट भी होते हैं, है ना, पेपर आर्टिस्ट, कैनवस के आर्टिस्ट भी होते हैं, एक्टर, स्टार्स भी, वो सब भी आर्टिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाता है, ठीक है। 10th हमारा जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द चेयरमैन एडवाइज्ड देम टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू कंपनीज यूजिंग डैश एंड कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों एक चीज याद रखो, क्या इसका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। चेयरमैन जो है, जो भी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एडवाइस किया, किसको किया, देम मतलब उन लोगों को, किसी को उसने, अपने एम्प्लॉयज को या अपने मैनेजर्स को उसने चेयरमैन ने एडवाइस दिया, क्या दिया, टू बिल्ड अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाओ, है ना। अब ब्रिज बनाओ मतलब क्या, एक पुलिया बनाओ, वो सेंस में बात हो रही है क्या, नहीं। यहाँ पर बिल्ड अ ब्रिज का क्या मतलब है, बिल्ड अ ब्रिज का मतलब होता है कि टू रिड्यूस द डिफरेंसेस, है ना। बिल्ड अ ब्रिज का मतलब होता है रिड्यूस द डिफरेंसेस, मतलब दूरियां कम करना, दूरी कम करना, ठीक है, दूरी कम करना, है ना। या फिर बी फ्रेंड, क्या हो जाएगा, बिफ्रेंड होना, मतलब दोस्ती करना, ठीक है, फ्रेंडशिप करना, एक साथ आ जाना, है ना, साथ आ जाना। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि चेयरमैन ने जो है उन लोगों को कहा कि आप क्या करो, एक नजदीकियां बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, नजदीकियां बढ़ाओ, किस किस के बीच में, दोनों कंपनीज के बीच में, जो भी उनकी जो पार्टनर कंपनी है उन दोनों कंपनी के बीच में आप एक नजदीकी बढ़ाओ। और कैसे हो सकता है, यूजिंग, है ना, क्या क्या चीजें तो हो सकती है उसमें भाई, दोनों अलग अलग कंपनियों के बीच में कैसे फ्रेंडशिप हो सकती है, कैसे नज़दीकी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव चीज़ें होगी, भाई पॉजिटिव कुछ चीज़ें होगी ना, तभी कैसे कि डैश एंड डैश बाय यूजिंग, क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई मटेरियल वाली जो ब्रिज है, पुलिया है, उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही। दोस्ती कैसे बढ़ाई जा सकती है, एक नज़दीकियां दो कंपनियों के बीच में जो है किस प्रकार से बढ़ाई जाती है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, बाय कॉम्प्रोमाइज, एक तो कॉम्प्रोमाइज करो, मतलब एक दूसरे से क्या करो, समझौता करो, ठीक है, क्या करो भाई, थोड़ा जो है उसकी बात मानो और थोड़ा जो है वो अपनी बात आपकी बात माने, इस तरह से समझौता करो। और दूसरा क्या होगा, कंपटीशन करो। तो ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड चाहिए, है ना। तो ये कंपटीशन करना मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, तो ये आपका एक नेगेटिव वर्ड हो गया। बाय यूजिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत यूज करो, उसको जबरदस्ती, है ना, फोर्सफुली। स्ट्रेंथ का यहाँ पर क्या मतलब है, एकदम फोर्स करके उसको, जबरदस्ती उसको करके करना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ना, ये भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आ रहा है। और कंट्रोल जो है, होल्ड करो, उस पर क्या करो, अपना कंट्रोल करो, मतलब अपना क्या यूज करो, अपना पावर यूज करो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे आप बताओ कि क्या चेयरमैन ये चीज एडवाइस दे रहे हैं क्या, फिर तो चेयरमैन एडवाइस थोड़ी देंगे, फिर तो ऑर्डर देंगे। तो वो तो ऑर्डर दे देंगे कि कैसे भी करके दोनों कंपनियों को एक साथ मिलाओ, तो वो आपका एक फोर्सफुली हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है, एक प्रेम प्यार से, अच्छे तरीके से जो है दोनों कंपनियों को पास में। बिल्ड अ ब्रिज का मतलब ही यही होता है कि फ्रेंडशिप करना। तो फ्रेंडशिप कभी जबरदस्ती तो होगी नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंट्रोल भी नहीं होने वाला है ना, ये भी नहीं होने वाला। नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन मतलब भाई आपस में जो है जो भी नेगोशिएट करो, जो आपको एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक साथ बैठो और अपने जो डिस्कशंस करो। नेगोशिएशन का मतलब होता है एक डिस्कशन करना, ठीक है, एक डिस्कशन करना, या फिर क्या करना, एक तरह से टॉक करना, बात करना, या फिर एक तरह से डील करना। कोई डील करो भाई, कोई पेपर वर्क, पेपर पे आप लोग डील करो, जो भी आपकी जो डिफरेंसेस है उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालो,
ठीक है। फाइंडिंग सोल्यूशन, नेगोशिएशन का मतलब है कि एक तरह से फाइंडिंग सोल्यूशन उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेगोशिएशन। नेक्स्ट देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन। इसमें हमको जो है करेक्ट स्पेलिंग पता करना है। दोस्तों चारों सेम वर्ड है, ठीक है, और इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है एक कंफ्यूजन की कंडीशन, परिस्थिति, है ना। क्या होता है? कंफ्यूजन की परिस्थिति, ये टर्ब्यूलेंस होता है। या फिर कोई बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाना, क्या हो जाना? बहुत बड़ी ठीक है, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, ठीक है, मुसीबत पड़ जाना अपने ऊपर, एकदम हलचल मच जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, वो सारी चीजें जो हैं वो टर्ब्यूलेंस की परिस्थिति में आता है, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं हम लोग टर्ब्यूलेंस को कि जैसे अशांति का माहौल होना, ठीक है ना, अशांति का माहौल उत्पन्न होना, वो सब जो है टर्ब्यूलेंस का मीनिंग होता है। और राइट स्पेलिंग TURBULENCE आपकी राइट स्पेलिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है क्या करना है इसमें? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। चलिए इसके लिए एक वन वर्ड हमको निकालना है, ठीक है। वन वर्ड इसका हमको चाहिए। क्या लिखा है? द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनसंख्या की जो स्टडी करते हैं और पूरा स्टैटिस्टिकल एक एक डेटा को कलेक्ट करके उसको बढ़िया तरीके से उसको ग्राफिकली उसको फाइलिंग करते हैं, ठीक है, उसको पूरा रिकॉर्ड में लेते हैं। वो जो पूरी स्टडी होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेमोग्राफी उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, डेमोग्राफी, ठीक। अब बाकी जो वर्ड्स हैं आपके सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और वो सारे जो वर्ड्स हैं इसका मीनिंग देख लेते हैं। डेमोग्राफी जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी, सोशियोलॉजी आपको पता ही है कि इसमें आप लोग ह्यूमन सोसाइटी का स्टडी जो करते हैं, है ना, ये स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक तो पूरी स्टडी और किस प्रकार से जो इंसानों की जो सोसाइटी, सभ्यता कैसे डेवलप हुई उसके बारे में पूरा नॉलेज रखना, वो सब जो है सोशियोलॉजी में आता है। और साइकोलॉजी जो वर्ड होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस, कि इंसान का दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, इंसान किस तरीके से सोचता है, उसके क्या अलग अलग विधि होती हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? साइकोलॉजी में वो चीज़ें सारी पढ़ी जाती है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। और डेमोग्राफी जो है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन के लिए है। सोशियोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये भी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कल्चर से रिलेटेड है बेसिकली, है ना। ये किसके लिए है? कि आप ह्यूमन सोसाइटी के लिए। और एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, है ना, उनका क्या कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसकी स्टडी को कहा जाता है। तो इसमें ये फ़र्क है, ये सोसाइटी की स्टडी को कहा जाता है और ये उनके पूरे कल्चर, उनकी जो रीति रिवाज है उसके स्टडी को जो है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। लेकिन डेमोग्राफी जो है वो क्या होगा? वो हमारा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका जो है हमको चाहिए सिनोनिम, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब होता है एकदम शॉर्ट लिव्ड। क्या मतलब होता है?
शॉर्ट टाइम्ड बोल सकते हो आप उसको, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, आप जिसको क्षणिक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्षणिक, क्षणिक होते हैं, जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए जो होता है ना, बिल्कुल आया और गया उस तरीके से, कुछ पल के लिए, उसको कहा जाता है फ्लीटिंग। मतलब इसका जो सिनोनिम है वो होता है मोमेंट्री, ठीक है, MOMEN स्पेलिंग है इसकी। कंप्लीट, रेडी, लास्टिंग वो सब नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल क्षण, थोड़े समय के लिए, वो आपका क्या होता है, फ्लीटिंग। और इसका एंटोनिम जो है वो हो जाएगा लास्टिंग। ये एंटोनिम जो है इसका क्या है, इसका एंटोनिम है लास्टिंग, फ्लीटिंग का, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक। तो डॉक्टर ने एक तरह से क्या दिया, डॉक्टर ने उसको एक तरह से इंस्ट्रक्शन दी, है ना, पेशेंट को बोला उसने, तो बोला टोल्ड भी आ सकता है, इंस्ट्रक्टेड भी आ सकता है, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन दी कि कंटिन्यू द मेडिसिन, सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर नेक्स्ट वीक, कि ये जो सेम कोर्स है आपका मेडिसिन का, ये अगले हफ्ते भी जो है आप क्या करो, इसको जारी रखो, ठीक, कंटिन्यू रखो। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मतलब देख लेते हैं एक मिनट, जैसे ये है हमारा डायरेक्ट और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने किया। आप देखो कौन सा सेंटेंस है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें स्टार्टिंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, और उसके बाद जो है जो भी बाकी के अदर वर्ड्स आपके होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जो है, जैसे ये वर्ड है तो ये टू लगा के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी के जो रूल्स हैं आप लोगों को पता है कि इधर अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट टेंस हो जाएगा, इधर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये टोल्ड लिखा हुआ है तो टोल्ड हमारा बिल्कुल बराबर है, मतलब आप डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। कंटिन्यू क्या बन जाएगा, टू कंटिन्यू बन जाएगा, सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक के बदले जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉलोइंग वीक हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है वो आपका क्या बन जाएगा, फॉलोइंग वीक बन जाएगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा है, द डॉक्टर टोल्ड, यहाँ फर्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, यहाँ तक तो ठीक है, टू कंटिन्यू। अब दोस्तों एक चीज याद रखो, टू के बाद जो है ना हमेशा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पे इन्होंने वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, मतलब ये आपका ए वाला पॉइंट रॉन्ग हो गया, ठीक है, ए वाला पॉइंट हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट फॉर कंटिन्यूइंग, दोस्तों फॉर नहीं आएगा, फॉर टोल्ड हिज पेशेंट फॉर कंटिन्यूइंग द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आपको सबसे पहले तो याद रखो कि फॉर नहीं आता है, फॉर ये तो ठीक है कि फॉर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है, लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर और थोड़ा आगे चलो और कुछ एरर ढूंढो कि कुछ एरर है कि नहीं, मान लेते हैं ये सही है, आगे चलते हैं। द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर नेक्स्ट वीक तो चेंज करना था, है ना, उसके लिए फॉलोइंग आएगा, तो मतलब बी वाला भी आपका रॉन्ग है, ठीक। आगे चलते हैं, द डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट, यहाँ तक तो ठीक है, दैट ही मे, है ना, दैट ही मे कंटिन्यू, अब ये शायद वो कंटिन्यू करेगा, तो भाई यहाँ पे तो वो क्लियरली एडवाइस दे रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, यहाँ पे शायद वाली बात तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया ये आपका। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यू, बिल्कुल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द सेम कोर्स मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो ये आपका डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, क्लियर है।